तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 9 अक्टूबर और जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि 10 अक्टूबर से हमारी आचार संहिता लागू हो रही है। और आचार संहिता लागू होने का मतलब है कि इस दरमियान जो हमारी अभी जो सरकार है और वह सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी अवधि ख़त्म हो चुकी है। नई वाली सरकार आएगी तब तक एक तरह से शासन जो है हमारा कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करेगा, जैसे कि ना तो हम लोगों के ट्रांसफ़र होंगे, मतलब किसी भी सरकारी पद वाले के ट्रांसफ़र नहीं होंगे, कोई नई विज्ञप्तियाँ नहीं निकलेंगी, पुरानी सरकार जो थी वो होर्डिंग्स वगैरह नए नहीं लगा सकेगी। ये सब बहुत सारे जो चीज़ें हैं उन पर रोक लगा दी जाती है और उनका आप सबको भी पता है। और आप सब लोग मुझे बहुत दिन से मैसेज कर रहे थे कि मैडम आचार संहिता लगने वाली है तो क्या हमारी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, और मैंने हमेशा यही जवाब दिया है कि बिल्कुल वैकेंसी आएगी। और हम सबको यह लग भी रहा था कि सरकार इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकती कि वैकेंसी नहीं निकाले, क्योंकि सरकार ने इस बजट में हमसे वादा किया था कि वह 1 लाख नई भर्तियां निकालेगी और जिनमें से बहुत कम वह पूरी कर पाई है। तो कोशिश थी कि जैसे कि पहले अनुमान था कि 7-8 अक्टूबर तक आचार संहिता लग सकती है, तो हमें यह था कि 5-6 तारीख को ज़रूर वैकेंसी आएगी। और जैसा आप सब लोगों को उम्मीदें थी वैसे हमें भी उम्मीदें थी, पर अब बाई बैड लक माने या जो भी माने, सरकार लास्ट टाइम पे बड़े कामकाज में भी बिजी हो जाती है, जो भी है, लेकिन वैकेंसी नहीं आई। और इससे हमारे लाखों बेरोज़गार जो है, जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज़ का वेट कर रहे थे, रीट पात्रता परीक्षा का वेट कर रहे थे, उन लोगों को बड़ी ही निराशा लगेगी। ये वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ कि आप सब लोगों को पता है कि आचार संहिता लग चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब जो हमारे निराशा हो रही है, मतलब कि आप लोगों को लग रहा होगा कि यार वैकेंसी नहीं है, किस चीज़ के लिए पढ़े, अब तो कोई एम ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का जवाब देने के लिए ही ये वीडियो आ रहा है कि यार आचार संहिता तो लग गई और अगले 23 दिसंबर को इलेक्शन घोषित हो रहे हैं, और मतलब 23 नवंबर को इलेक्शन घोषित हुए हैं और 3 दिसंबर को रिज़ल्ट आना है। तो जब तक नई सरकार नहीं आती है, जब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे लिए कोई वैकेंसी आएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जॉइनिंग पे भी दिक्कत आ रही थी कि पुराने जो टीचर्स हैं जो अभी रीट में सिलेक्शन हुए हैं लेवल 1 लेवल 2 में, और जो अभी फर्स्ट ग्रेड बने हैं, उन लोगों को तो पोस्टिंग मिल जाएगी क्या? तो बहुत सारों को तो सरकार ने लेवल 1 और लेवल 2 को जॉइनिंग दी है। और रही बात फर्स्ट ग्रेड की, तो उसमें भी कई सारे सब्जेक्टों का सरकार ने रिज़ल्ट निकाल के उनको भी जॉइनिंग दी है। और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए ऐसे पूरी तरह से मना नहीं है कि अगर आचार संहिता लग गई तो उनको जॉइनिंग नहीं मिलेगी। अगर सरकार निर्वाचन विभाग से परमिशन ले लेती है इस चीज़ की उनको जॉइनिंग देने के लिए, सरकार क्या मतलब कि अपना जो RPSC है वो निर्वाचन विभाग से परमिशन लेके इस तरह से उनको वैकेंसी तो मतलब उनको पोस्टिंग दी जा सकती है। उनके लिए बिल्कुल ऐसे दरवाजे बंद नहीं हुए। लेकिन जो बच्चे नई वैकेंसीज़ के वेट में थे उनके लिए तो अभी 2-3 महीनों के लिए हम यूँ ही सोचे कि वैकेंसी सोचे क्या, ये तो शाश्वत सत्य बात है कि अब 2-3 महीने, मतलब जब तक नई सरकार नहीं बनती है वैकेंसी नहीं आएगी। तो इस दरमियान आपकी जो मनोस्थिति है, आज जो आप लोग सोच रहे हो और जितनी निराशा आप लोगों को फील हो रही होगी वो मैं महसूस कर सकती हूँ। और मुझे लगा कि यार इस सिचुएशन में ना बच्चों के लिए एक वीडियो बनाया जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस आप सब लोगों को इसी परिस्थिति से निकलने के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास होगा। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगा। देखो, हम सब लोगों ने, मतलब जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी कोचिंग में पढ़ाने वाले हैं जिनके खुद के चैनल नहीं भी है, जैसे कि मेरा ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि जिसको बेचने के लिए मैं आपको झूठ बोलूँ कि हाँ वैकेंसी आने वाली है। टीचर्स का काम होता है आप लोगों को सकारात्मकता देना, है ना, कि हम चाहते हैं कि आप लोग पॉजिटिव रहो। अगर हम यूँ कह दें कि मैं 1 महीने पहले आपको बोल देती कि नहीं यार कोई वैकेंसी नहीं आने वाली, तो क्या आप पढ़ पाते? मतलब आप पहले ही पढ़ाई छोड़ देते। तो टीचर्स का काम होता है आप लोगों को सकारात्मकता देना, और इसीलिए हम सब ने ही यह कोशिश करी कि आप लोगों को हम एक कंटिन्यूटी आपकी बनाए रखें, आप में जो ऊर्जा है उसको बनाए रखें। इसलिए हमेशा हमने यही कहा कि हाँ यार वैकेंसी आने वाली है। और वास्तविकता यह है कि हमें भी पूरा विश्वास था, क्योंकि गवर्नमेंट ने बजट में घोषणा करी थी, तो हमें भी पूरा विश्वास था कि ज़रूर वैकेंसी आएगी। पर वैकेंसी नहीं आना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। पर अब नहीं आई तो हमारे पास में क्या इलाज है? देखो, अब इस सच्चाई को तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि अगले 3 महीने के लिए कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है ना। तो इस सच्चाई के अलावा अब हम क्या ऑप्शन हमारे पास में हो सकता है? देखो, 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो बेरोज़गार जिनकी शादी हो चुकी है, और दूसरे
वो जिनकी शादी नहीं हुई है। मतलब दो तरह के होते हैं कि एक तो बेरोज़गारी की स्थिति चल रही है और अभी तक शादी नहीं हुई है, शादी भी हम ये सोचते हैं कि हाँ यार जॉब लग जाएंगे तभी करेंगे, और दूसरे वो लोग हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं और जिनके मतलब ये है कि ठीक है यार बच्चे होने वाले हैं, या लड़कों के होता है घर परिवार की जिम्मेदारी आ गई तो अब जल्दी से जल्दी मुझे कमाना चाहिए, इसलिए भी उन्हें जल्दी थी, है ना। तो हमें दोनों के लिए मैं सिचुएशन बता रही हूँ। देखो सीधी सी बात यह है कि वेट तो हमें करना ही होगा, चाहे हम मैरिड हैं चाहे हम अनमैरिड है, दोनों तरह के लोगों पे ही फोर्स होता है। मैरिड लोगों पे फोर्स होता है कि जल्दी से जल्दी लड़कों को घर परिवार की जिम्मेदारी संभालनी है, लड़कियों के लिए भाई एक तरह से बच्चा पैदा करना एंड ऑल समस्याएं हो जाती हैं कि भाई उन लोगों के लिए कि आगे पढ़ाई के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। लड़कियां भी शादी के बाद में ऐसे कोशिश करती हैं कि जितना पढ़ सकें प्रेगनेंसी से पहले पढ़ लें, है ना। और जो बेरोज़गार हैं और जिनकी शादियां नहीं हुई है उन पे दूसरा फोर्स होता है कि यार घर वाले फोर्स करने लगते हैं कि अब तुम्हारी वैकेंसी भी नहीं है ना, और अब तुम्हें मतलब एक तरह से वो शादी के लिए कमाने के लिए हर तरह की जिम्मेदारी होती है, लड़कों पे भी सेम और लड़कियों पे भी सेम। तो इस सिचुएशन से अब देखो हमें वेट तो करना ही है, क्योंकि जिन लोगों ने सोच रखा है उनको नौकरी लगनी है, और हमारे जीवन का अंतिम ध्येय हमने बना रखा है कि यार सरकारी नौकरी तो हमें चाहिए ही, उन लोगों को वेट तो करना ही है, क्योंकि बिना वैकेंसी के हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं होता अंतिम ध्येय मतलब जीवन का अंतिम ध्येय, यहाँ पे मैं आपको मोटिवेट करती हूँ जॉब लगने के लिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि अभी इस वक्त हमारा अंतिम ध्येय यही होता है। बाकी यार मुझे भी पता है ज़िंदगी के लक्ष्य हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, आगे आपको बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा चीज़ों का, नौकरी लगने के बाद भी आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सामना करने पड़ेंगी जब लगेगा कि यार इस चीज़ के लिए नौकरी लगे थे क्या। लेकिन फ़िलहाल जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनका परिवार आशा कर रहा है कि हमारा बच्चा या बच्ची नौकरी लगेगा, उसके लिए तो अंतिम ध्येय इस वक्त एक ही है कि नौकरी लगना है ना। तो हमें वेट तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है कि वेट हमें करना ही होगा। ठीक है अब मैं ये कहूँगी कि ये हमारे लिए पढ़ने के लिए सही समय है। देखो 3 दिसंबर को हमारा आने वाला है रिजल्ट इलेक्शंस का, और मान लो जनवरी तक हमारी न्यू गवर्नमेंट अपनी शपथ वपथ ग्रहण कर लेगी और जनवरी लास्ट तक या फेब तक वैकेंसी हमारी में भी आ जाए, क्योंकि वैकेंसी हमारी तैयार थी। मतलब लगभग 6000 पदों के लिए तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने की संभावनाएं बताई जा रही थी। तो इसका मतलब है कि वैकेंसी हमारी तैयार थी, बस ये था कि उसको पब्लिश करना था। कुछ तकनीकी कमियां बताई जा रही थी कि एग्रीकल्चर, क्योंकि सारे पदों की वैकेंसियां एक साथ आती हैं, ये आपको भी पता है। और कहते मतलब हम लोगों ने जहाँ तक सुना है विभागीय सूचनाओं से कि एग्रीकल्चर और ऐसे कुछ सब्जेक्ट थे जिनके सिलेबस में और जिनमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही थी, जिनमें संशोधन सरकार ने मांगा था और इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। तो उम्मीद तो यही थी कि यार 7 अक्टूबर से पहले ये सब संशोधन हो जाए, बट नहीं हो पाया। तो अब देखो हमें वेट तो करना ही है कि वैकेंसी आएगी तब हम देंगे। अब जो लोग मैरिड है ना, लड़कियां, अगर देखो लड़कियों पे अगर फोर्स आ रहा है कि यार ठीक है हमें बच्चे पैदा करने हैं, तो सरकार ना बहुत सी छूट देती है यार। अब 3 महीने लड़कों के पास भी लड़कियों के पास में भी। अब इस चीज़ को तो आप भूल जाओ कि यार वैकेंसी नहीं आ रही ही, अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो पढ़ने वाले हैं ना इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे, ये सोच के रखो कि बिल्कुल जो पढ़ने वाले हैं वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे। और जो वो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम को कम सीरियसली लेते हैं, वो सोचते हैं कि वैकेंसी आने पर ही पढ़ाई होती है। पर यार उस टाइम आप ये कहने लगोगे कि मैडम 3 महीने का ही टाइम दिया, मान लो अपनी जैन में वैकेंसी आती है या फेब में वैकेंसी आती है, 3 महीने का टाइम देते हैं मई तक का, तो फिर आप ये कहने लगोगे अल्ले मैम हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, 3 महीने में हम कैसे फर्स्ट ग्रेड कर लेंगे। अरे भाई यही टाइम है असली पढ़ने का, इस टाइम आप पढ़ो, और इस टाइम आप पढ़ोगे ना तभी आपकी असली नींव तैयार हो पाएगी। अगर लड़कियों को मतलब है कि भाई आगे मुझे फैमिली प्लानिंग करनी है, तो भी यार ठीक है कि 2-3 महीने तो वैसे भी कोई समस्या नहीं होती, और आगे जब समस्या होगी तो घर वाले ही रेस्ट देने लगते हैं ना थोड़ा बहुत, तो वो तो आपके पास और टाइम बचेगा पढ़ने के लिए। और उसके बाद में अगर आप उस वक्त नौकरी लगते हो जब आपकी प्रेगनेंसी होने वाली है, या फिर आप कि जस्ट बच्चा हुआ है, तो गवर्नमेंट यार लगते ही मैटरनिटी लीव देती है 6 साल की। अगर प्रोबेशन में हमें और कोई लीव नहीं मिलती, बट मैटरनिटी लीव गवर्नमेंट देती है। तो यार ऐसी कोई समस्या नहीं होगी कि यार आगे मुझे फैमिली प्लानिंग करनी है तो मैं नौकरी की तैयारी कैसे करूं। देखो सिचुएशन सबके लिए अलग अलग होती है। लड़कों के लिए ये मैं कहूँगी कि सुनहरा मौका है यार। अब 3 महीने आपको जचा कर पढ़ना है। इतने दिन जो आप कह रहे थे कि यार हमारे पास में मैडम इतनी जल्दी वैकेंसी हो जाएगी, कल ही मेरे पास में एक लड़के का फ़ोन आया, वो कह रही
कि मैम अगर जल्दी वैकेंसी आ गई, मतलब अभी वैकेंसी आती है तो जैन फेब में एग्ज़ाम होगी, तो मेरी 2 महीने में 3 महीने में क्या फर्स्ट ग्रेड निकल सकती है। उस टाइम पे आपके पास में ये समस्याएं होती हैं। और जब आपको अब टाइम मिला है 6 महीने का, तो आपके पास में ये समस्याएं हैं कि मैडम वैकेंसी नहीं है। आपको पता है वैकेंसी आएगी, हमें पता है भर्तियां आ मतलब कि अनुमति मिल चुकी है, हमें पता है कि पोस्टें खाली है, और हमें ये भी पता है कि गवर्नमेंट आते ही काम करेगी, क्योंकि जो चीज़ें पूरी हो चुकी हैं उनको तो निकालना ही है ना। तो कोई भी गवर्नमेंट प्रोत्साहन क्यों नहीं लेना चाहेगी, तो गवर्नमेंट काम करेगी, है ना। तो इस तरह से हमें ना जोर देना है कि हमें ये मान के चलना है कि यार अपनी ना जनवरी या फेब में वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद में तो आपको पता है 3 महीने से ज़्यादा का टाइम आजकल गवर्नमेंट RS की कितनी जल्दी करा ली, तो हो सकता है इसमें भी नहीं दे। और जब नहीं देगी तो सोचो कि फिर हमारे साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो आपको, और जो बेरोजगार हैं और जिनकी अभी शादियां वादियां नहीं हुई है, जिन पे फोर्स है, कैसे भी करके घर वालों को मनाओ कि पापा, चाहे वो लड़के माने, चाहे वो राजी हो के माने, चाहे कैसे भी माने, कि पापा कुछ महीने और दो, इतने सालों का वेट किया है तो थोड़े सा और वेट कर लो, और मुझे जब तक, मतलब एक मौका तो दो, लास्ट मौका तो दो, जब तक वैकेंसी मैं इस बार वाली नहीं दे देती हूँ तब तक आप मुझे इन सब मतलब शादी वादी के झंझटों से दूर रखो। और वो लोग जो कि अभी बेरोजगारी वाला दौर सह रहे हैं, जिनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इस चक्कर में आके आप कोई प्राइवेट सेक्टर के स्कूल वगैरह मत ज्वाइन करना यार। मैं तो यही कहूँगी कि ये पीक टाइम होगा कि इस टाइम को हम या तो यूटिलाइज़ कर दें या ख़राब कर दें। अगर आपने बहुत सारा टाइम निकाला है ऐसा जिसमें आपके पास में नौकरी नहीं है, घर वालों के पास पैसों की कमी है, तो थोड़ा सा टाइम और सही 6 महीने और दो, खुद को भी, अपनी लाइफ को भी और फैमिली को भी बोलो कि यार 6 महीने और थोड़ा सा सह लो। क्योंकि अगर इस टाइम पे जब आपने इतनी मेहनत करी और आप छोड़ के अगर प्राइवेट सेक्टर या किसी भी जगह चले गए, ध्यान पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाता है। जब हम कोई नई जगह ज्वाइन करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, है ना, तो पूरी तरह से हम भटक जाते हैं, बहुत सारी नई जिम्मेदारियाँ आती हैं और पढ़ाई बहुत पीछे छूट जाती है। तो मैं आप सबको पहली चीज़ तो यही कहूँगी कि आप सिर्फ ये सोच के चलो कि देखो अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, हमारे पास में 2.5 महीने हैं। यूँ अपन मान के चले कि जैन में अपनी वैकेंसी आ जाएगी लास्ट तक, तो यूँ मान के चलें कि हाँ भाई हमारे पास में 2-2.5 महीने हैं जब तक वैकेंसी नहीं आती। वैकेंसी आने के बाद में तो एक अलग तरह का दबाव हो जाता है। तो जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक हम जचा के वो चीज़ें पढ़ लें जो आज तक हमसे नहीं हो पा रही थी, है ना। तो आपको पढ़ना तो है, इस टाइम का यूटिलाइज तो करना है। देखो अब मैं हर चीज़ को ना मेरे से जोड़ के बताने की कोशिश करती हूँ। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप प्राइवेट सेक्टर में या फिर किसी और नौकरी में मत जाना यार इस टाइम पे। अब मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ कि जब बताया था कि 2017 की मैं जब वापस प्री में फ़ेल हुई थी, 15 में मतलब 16 वाली में मैंने मेंस दिया और 17 वाली प्री में मैं जब फेल हुई थी, तो जैसे कि मैंने बोला मैं निराशा में डूब गई थी और मैं बिना वैकेंसी के मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, मैं पढ़ने लगी। लेकिन उस टाइम ना मेरे सामने भी सेम सिचुएशन थी कि घर वाले ना शादी के लिए फोर्स कर रहे थे और मेरे दिमाग में ये मतलब एक तरह से चल रहा था कि यार मैं बिना नौकरी लगे तो किसी भी हालत में शादी नहीं करूँगी, है ना। तो मेरे को उस टाइम पे ये था कि मुझे किसी भी हालात में नौकरी चाहिए, है ना, मेरे को ये था। और मैंने क्या किया उस टाइम पे, मैंने आपको बताया था ना 2018-19 में मैंने वो बीएड किया, है ना। और उसके बाद में जो 20 या 21 वाली रीट की वैकेंसी थी वो मैंने पास करी। उसी दरमियान एसआई का पेपर दिया, वो मैंने पास किया। उसी दरमियान नेट का पेपर मैंने पास किया। और इस दरमियान ही मेरी क्या चल रही थी, इस दरमियान ही मेरी आरएएस प्री पास कर ली थी मैंने और मेंस की तैयारी चल रही थी। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पढ़ नहीं रही थी, मैं बहुत भयानक रूप से पढ़ रही थी, इसलिए मेरे सारे रिजल्ट आ रहे थे। लेकिन जो इतने सालों से मेरा लक्ष्य था कि मुझे आरएएस बनना है, लेकिन इस फोर्स में आके घर वालों का फोर्स था, खुद का ये था कि यार मुझे अब सरकारी नौकरी कोई भी चाहिए। अब मुझे ये नहीं है कि मुझे आरएएस ही बनना है, क्योंकि मैं बहुत सारे धक्के खा चुकी थी यार, इतनी बार फेल हो चुकी थी। तो मेरे को लगा कि कोई ना कोई मुझे नौकरी चाहिए। इसी दरमियान जब 2017 में मैं और मेरी जो कज़िन सिस्टर है पूजा, हम बचपन से साथ पढ़े, तैयारी हमने साथ करी, हर चीज़ की साथ करी और आरएएस में भी सेम अटेम्प्ट हमने दिए और सेम टाइम पे हम पास फेल हुए। बस फ़र्क ये हुआ कि 2017 में जब मैं प्री में फेल हुई, पूजा प्री में पास हो गई थी और पूजा ने मेंस दी थी, ठीक है। हालांकि पूजा के आगे उस साल मेंस नहीं निकल पाई थी, वो आगे
चल के मेंस में फ़ेल हो गई थी। तो ना जब वो मेंस में फ़ेल हुई तब तक 2018-17 लास्ट आ गया था और मैंने बीएड वगैरह के लिए जैसे अप्लाई कर दिया था, है ना। तो मैं उसको कहती थी कि यार पूजा तू भी बीएड का फॉर्म भर दे, और यार हो सकता है अपन को आरएएस नहीं मिले तो यार कम से कम अपन टीचर तो बन जाएं। लेकिन पूजा के मन में ना हमेशा धारणा थी कि नहीं यार आरएएस ही बनना है और कुछ नहीं बनना। पूजा ने ना कभी एसआई का फॉर्म भरा, ना ही उसने बीएड करी, जबकि उसके सामने भी बहुत विपरीत परिस्थितियाँ थी। वो भी 3 बार 2 बार आरएएस में फ़ेल हो चुकी थी, कभी मेंस तक जाके फ़ेल हुई है वो दोनों बार में, और उसके सामने भी कोई ऑप्शन नहीं था। सेम मेरे जैसे उसे भी मैथ्स नहीं आती थी कुछ, मतलब सेम हमारे सामने अपॉर्चुनिटी थी। मैंने उस टाइम पे बीएड कर ली कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए थी, और पूजा उस टाइम पे, अब ये कहानी मैं इसलिए सुना रही हूँ कि उस टाइम पे जब वैकेंसी नहीं थी, जब कुछ भी नहीं था हमारे सामने, और वो भी एक बार को फेल हो चुकी थी मेंस में, और उसके सामने भी आरएएस की दूसरी वैकेंसी नहीं थी। उसकी बहन मतलब मैं बीएड करने लगी थी, और उसको भी कहीं मन में ये तो होता होगा ना कि यार रजी बन जाएगी और मैं नहीं बनूंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी घर वालों को, पर उसे अपने आप पे इतना भरोसा था कि यार बनूंगी तो आरएएस से बनूंगी, नहीं तो ठीक है नहीं बनूंगी, है ना। और उसने नहीं बनी वो, और उस दरमियान सिर्फ वो तल्लीनता से अपना सेम रूटीन वो फॉलो करती रही मेंस में फेल होने के बाद में भी, और आरएएस के लिए ही पढ़ती रही। यही रीज़न है कि मैं कहीं ना कहीं आरएएस में जो 3rd अटैम्प्ट हमारा था उसमें मैं पिछड़ गई। मेरी 1029वीं रैंक रह गई और पूजा की रैंक आई 350 में, और वो आज जिला उद्योग अधिकारी है। और मैं कुछ रैंकों से, मतलब 17-18 नंबर का अंतर था हमारे, कुछ रैंक से मैं पिछड़ गई। और इसलिए मैं, हालांकि देखो भगवान फल सबको देता है, मेरे को क्योंकि मैं भी मेहनत कर रही थी, लेकिन मैं जो मेरा मेन लक्ष्य था उससे मैं अलग हुई, और मैंने बहुत सारी जगह अपना ध्यान डाइवर्ट किया। मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई रीट के लिए भी तो करी होगी, एसआई के लिए भी तो करी होगी, नेट के लिए भी तो करी होगी। इन सब की वजह से जो आरएएस वाला मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। तो मैं ये कहूँगी कि उस टाइम जब हमारे सामने कुछ नहीं था, तो पूजा ने उस टाइम पे भी सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर तल्लीनता से पढ़ाई करी, और वो आज जिला उद्योग अधिकारी है। तो मैं ये कहूँगी कि यार आप में से बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी हैं। हालांकि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बड़ाइयाँ ही आपके सामने करूँगी, मैं ज़िंदगी में जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं वो भी मैं आपके सामने हमेशा साझा करती हूँ, ताकि आप लोग उन गलतियों को ना करें, है ना। तो मैं ये कहूँगी कि देखो मैंने गलती करी कि उस दरमियान मैंने अदर ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि यार मुझे नौकरी चाहिए। मुझे बिल्कुल ऐसे था कि मुझे ऐसे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी, मुझे नौकरी चाहिए। हो सकता है आरएएस में मैं इतनी बार फेल हो चुकी, मैं शायद बनने लायक ही नहीं हूँ। तो हालांकि मैं आरएएस की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैंने अदर ऑप्शंस की भी धीरे धीरे तैयारी करना शुरू कर दिया ना। इसलिए कहीं ना कहीं मैं आज सोचती हूँ कि शायद मेरी कम रैंक इस वजह से आई, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ध्यान अलग अलग चीज़ों में डाइवर्ट कर दिया। अब आप लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस समय क्योंकि उनको लगेगा कि यार वैकेंसी ही नहीं है, यार कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, क्या ही पढ़े, दिवाली आने वाली है, शादियों का सेशन शुरू होने वाला है, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो दिवाली एंजॉय करेंगे, शादियां एंजॉय करेंगे क्योंकि वैकेंसी नहीं है। और आप में से ही कुछ लोग जो बहुत सीरियस होंगे वो अपने रूटीन को फॉलो करेंगे जैसे कि वो पहले कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि 3 महीने में तो वैकेंसी आएगी ही आएगी, यार कितने दिन तक नहीं आएगी, और जब मेरा लक्ष्य ही सिर्फ नौकरी पाना है, बनना है, तो मैं क्यों अपना टाइम खराब करूं। और कैसे कर सकता हूं यार अपना टाइम खराब। ये 2 या 3 महीने आप भूल जाओगे, आप फिर वैकेंसी आएगी, फिर पागलों की तरह पढ़ने लगोगे, और फिर सिलेक्शन जब नहीं होगा, और कुछ नए बच्चे जिन्होंने इन महीनों का उपयोग किया और इन महीनों में तल्लीनता से पढ़ाई करी, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी वेस्ट कर दिया, और जो आपने इतने दिन पढ़ाई करी थी ना वो भी आप भूल गए हो, और आपकी कंटिन्यूटी ही मतलब फेल हो गई है, और जो आपने इतने दिन पढ़ा वो भूल गए हो। और जब आप पढ़ने लगोगे वैकेंसी आने के बाद में, तो आपको उतना ही जोर आएगा पीछे वाला कवर करने में जितना कि आप नए टाइम पे पढ़ते हो, नए शुरुआत करते हो, तब आता है जोर। और वो बच्चे कि जो आपसे बहुत पीछे थे, जिनके अभी अभी एमए हुई है, या फिर जिनकी एमए होने वाली थी, जिन्होंने फॉर्म भरा है, या फिर अभी नए निकल के आए हैं, या फिर इन टाइम का उपयोग किया है, वो बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। फिर आप
मैसेज करोगे कि मैडम मैंने भयानक रूप से पढ़ाई करी थी पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और यही रीज़न होगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि इन महीनों का उपयोग आप भयानक रूप से करो, क्योंकि ये महीनों का जिन्होंने उपयोग कर लिया वो बहुत आगे निकल जाएंगे, और जिन्होंने मजाक में निकाल दिया कि वैकेंसी ही नहीं है, अरे वैकेंसी 3 महीने बाद में आएगी। अब आपको वो चीज़ें करनी है जो आपकी कमज़ोर थी, जो आप उस टाइम पे नहीं कर पाते जब 3 महीने में एग्ज़ाम होती, उन चीज़ों को आपको पुख्ता करना और आपको लेना है कि यार करप्शन दिन ब दिन बढ़ेगा, वैकेंसियाँ दिन ब दिन कम होंगी और कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ेगा, और इसलिए मुझे भयानक वाली तैयारी करनी है। ये सोच के आप लगोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी सीट आज से ही पक्की हो जाएगी कि भाई इस बंदे की तो सीट पक्की है ना। तो इन 3 महीनों का सबसे पहले आपको बिल्कुल सेम तरीके से यूटिलाइज करना है जितना जैसे कि आप अभी पढ़ रहे थे। ये मेरी पहला पॉइंट है कि आचार संहिता के दौरान आप क्या करें। देखो आपको करना क्या है कि इन 3 महीनों में आप सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि हाँ यार मुझे ना मेरे ये वाले चीज़ कमज़ोर थे, सिलेबस निकलवाओ सबसे पहले अपना, और आप स्ट्रेटेजी बनाओ कि हाँ मेरी ये वाली चीज़ें कमज़ोर थी, ये मुझे पुख्ता करनी है। जैसे फर्स्ट पेपर में मोस्टली लोगों की मैथ्स कमज़ोर रहती है, इंग्लिश कमज़ोर रहती है, रीजनिंग कमज़ोर रहती है, तो इतने दिन में हम नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि टाइम कम था। तो अब सोचो कि यार मुझे हिंदी व्याकरण के भी पूरे नंबर लाने हैं, मुझे इंग्लिश व्याकरण में भी पूरे नंबर लाने हैं, उन किताबों को अब रट डालो। और मन नहीं लग रहा तो रीजनिंग करने लग जाओ यार, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा नहीं होता कि हम बोर हो रहे हैं, वीडियोस देखने लग जाओ इस टाइम पे, है ना। कि आपको पढ़ने में ऐसे लिख किताबों से पढ़ने में जोर आ रहा है तो कम से कम वीडियो ही देखने लग जाओ, वीडियो देखने में इतना कोई जोर नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, सिलेबस निकलवाओ, सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि जो पहले अपना टाइम टेबल बना लो कि मुझे दिन में 6 घंटे तो अभी भी पढ़ना ही पढ़ना है, और 6 घंटे कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। जो बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो कि सुबह 9 बजे जाके आप शाम को 4 या 5 बजे तक आप या अपना पढ़ाई कर सको। इतनी एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो कि यार मैं मेरा एक भी दिन वेस्ट नहीं करूँगी। अब ऐसे जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ भगवान के पास हर चीज़ का हिसाब रहता है, तो आप अपना वो हिसाब रखो कि यार मैंने मेरा ये दिन ख़राब किया है, इस दिन का फ़ायदा कोई और बच्चा उठाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो पागलों की तरह पढ़ेंगे, है ना। तो अपना टाइम टेबल फिक्स करो, और इस दरमियान भी कि 3 महीनों में वैकेंसी नहीं है फिर भी मुझे 6 साढ़े 6 घंटे पढ़ाई को निकालने हैं। जो लोग लाइब्रेरी नहीं जा सकते, हाउसवाइफ हैं या जॉब में हैं, वो कोशिश करें कि 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम की, जैसे 4 से 7 निकाल लो या फिर शाम को निकाल लो, कैसे भी करके अपने ये जॉब वाले 5 घंटे भी पढ़ लेंगे तो भी बेहतर होगा। अपने घंटे फिक्स कर लो कि मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, चाहे वैकेंसी कभी भी आए, लेकिन मुझे 6 घंटे फिक्स पढ़ना है। ये 6 घंटे ज़िंदगी के, एक दिन के 6 घंटे देना कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं, बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये ज़िंदगी में आपको बहुत आगे ले जाने वाली है ये 6 घंटे वाली पढ़ाई। इसके अलावा अब अपने सेल्फ नोट्स तैयार कर लो। इतने दिन से आप मेरे से शॉर्ट नोट्स मांगते रहते हो यार, मेरे पास में, मैं हमेशा कहूँगी कि मेरे पास में ऐसे शॉर्ट नोट्स नहीं हैं जो मैं आपको उपलब्ध करवा सकूँ। मेरी बहुत भद्दी राइटिंग में ऐसे ही मैं बनाती रहती थी जो मैं खुद ही पढ़ सकती हूँ, तो ऐसे नहीं है कि मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा सकूँ, ठीक है। और जो मैटर मैं आपको सिखा सकती थी वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी, और मैं आपको आगे भी सिखाती रहूँगी। अब अपनी NCERT बेसिक्स क्लियर करना शुरू कर दो कि यार मैं, जैसे कि मैंने बोला, हिस्ट्री के लिए NCERT पढ़ो और अपनी ज्योग्राफी के लिए NCERT पढ़ो। इतने दिन हो सकता है आपके पास में टाइम नहीं हो, लेकिन अब आपके पास में टाइम है। तो जैसे फर्स्ट पेपर में अपने हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, ये सब आते हैं ना, तो इनके लिए NCERTs में से NCERTs डाउनलोड करो, अपने सेल्फ नोट्स तैयार करो, है ना। अब यार आपके पास में बहुत टाइम है तो अपने NCERTs में से खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो। सब्जेक्ट की बहुत सारी डीप चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पास में कम टाइम होता है तो हम इग्नोर करते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो PG लेवल की पढ़ाई को इग्नोर करते हैं कि मैडम PG लेवल की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डीप हैं। जैसे अपना नेट में जो इसमें प्रोफेसर में या इनमें जो सिलेबस होता है स्कूल लेक्चरर में, जिसमें 10वीं तक की चीज़ें भी आती है और 12वीं तक की चीज़ें आती है। ज़्यादातर बच्चे 12वीं तक की चीज़ों को इग्नोर करते हैं, है ना। लेकिन अब वो टाइम है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे अपनी ज्योग्राफी है तो मैप में से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम यार मन नहीं लग रहा तो एक अफ्रीका का, कि आज मुझे यार 2 दिन में अफ्रीका तैयार करना है, तो एटलस में अफ्रीका निकाल लो, एक मैप बनाओ रफ कॉपी में, और अफ्रीका के देश और राजधानियाँ
याद कर लो, दूसरा मैप बनाओ अफ्रीका के सारे पहाड़ लिख लो, तीसरा मैप बनाओ झीलें लिख लो, चौथा बनाओ नदियाँ लिख लो। इस तरह से आप एक एक महाद्वीप ही कवर करने लग जाओ। आपको 6 घंटे पढ़ना है, मन नहीं लग रहा तो आप पढ़ने लग जाओ रीजनिंग, मन नहीं लग रहा तो आप मूमल उठा लो, करंट पढ़ने लग जाओ यार, मन नहीं लग रहा तो आप क्या करो, मैप पढ़ने लग जाओ, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हर एक सब्जेक्ट में होती हैं जो थोड़ी आसान होती है, जिन्हें हम उस टाइम नहीं पढ़ पाते जब हमारे सामने बहुत कम टाइम होता है। जैसे मैप अपन कभी अलग से नहीं पढ़ पाते, लेकिन इस टाइम आपके पास में टाइम है तो इसको यूटिलाइज करो। कि ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब मन नहीं लग रहा। धीरे धीरे आप 5 या 10 दिन में लाइब्रेरी में 6-6 घंटे बैठने लगे ना, आपकी आदत हो जाएगी। फिर जब आपका एक भी दिन खराब होगा ना, आपको अंदर से दुख होगा कि यार आज मैंने पढ़ाई नहीं करी, रोज़ मैं पढ़ के आता हूँ, मुझे कितना अच्छा फील होता है, ठीक है। तो सही रणनीति बनाओ, सिलेबस अपना निकलवा लो, एनसीईआरटीज़ की बुक्स पढ़ो, सेल्फ नोट्स पढ़ो दिन के बनाओ, एनसीईआरटी से दिन के 6 घंटे फिक्स कर लो। सब्जेक्ट की अपनी जो डीप चीज़ें हैं जो पहले आप इग्नोर कर रहे थे उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये 3 महीने आपके लिए जीवन के बेहतरीन महीने होंगे और ये 3 महीने आपको बहुत आगे ले जाएंगे आपके उन साथियों से जो इन 3 महीनों को थोड़ा भी लाइटली लेंगे। क्योंकि वही बात है कि अगर हमने कंटिन्यूटी छोड़ दी एक बार तो फिर हम वापस उस लेवल पे की वैकेंसी आई, हमने पढ़ना शुरू किया तो पहले की चीज़ें हम भूल चुके होंगे, पहले उन्हें रिवाइज करेंगे, पढ़ने की आदत डालेंगे। पेन पकड़ना तक अपन भूल जाते हैं 2-3 महीनों में, है ना। तो हम सब कुछ भूल चुके होंगे। तो एक तरह से ऐसी शुरुआत करोगे आप जैसे ज़िंदगी में पहली बार पढ़ने लगे हो। जबकि अगर अब आप पढ़ते रहे ना तो ऐसे सोचो कि आप बहुत कुछ पढ़ चुके होगे 3-3.5 महीनों में। और बिना प्रेशर के जब हम पढ़ते हैं ना तो दिमाग भी बहुत शानदार चलता है आपका, आप ये चीज़ खुद फील करोगे, ठीक है। चीज़ से बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते कि इस समय आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, आपको बहुत गंदा फील हो रहा होगा, आपको निराशा भी लगेगी, है ना। तो यार उससे उभरने के साधन आप खुद समझो कि, है ना। मेरे को भी जैसे मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में भी सेम दौर आया था, मैं फेल हो चुकी थी, वैकेंसी नहीं थी, लक्ष्य नहीं था कि क्या पढूं क्या नहीं पढूं, किसके लिए पढूं ये नहीं था। तो खुद को इस टाइम पे पॉजिटिव रखना भी बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम खुद के शरीर के लिए निकालो यार, थोड़ा सा उठो और चाहे 15 मिनट का वॉक करो, लेकिन आप वॉक करो। और चाहे आप 10 मिनट की मेडिटेशन करो, चाहे आपका ध्यान लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन 10 मिनट ध्यान मुद्रा में बैठ के दिमाग को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करो। यकीन मानो ये सारी चीज़ें ना हमें उस निराशा वाले दौर से निकालने में बहुत सहयोगी होती हैं, ठीक है। और जब आप निराश होते हो, जब आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील होती है, वीडियोस देखने लग जाओ। मैं खुद करती थी, मैं संदीप माहेश्वरी के वीडियोस देखती थी। जब मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे बुरा लगता था ना, मैं टीना डाबी के, मैं वो परी विश्नोई जी के मैम के, उनके वीडियोस देखने लगती थी। और मैं ना खुद को इमेजिन करने लगती थी कि यार आज हम पढ़ लेंगे ना तो एक दिन मैं इन जैसी बनूंगी, मेरे को भी लोग फॉलो करेंगे। मैं इस तरह से सपने देखने लगती थी। आप भी यार अपने सपनों का, जो आपका ड्रीम है उसके वीडियो देखो। कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, जो भी आप बनना चाहते हो उसके वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो यार। जब भी हमें निराशा फील हो कि यार नहीं मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे इस जैसा बनना है, इसलिए मुझे आज पढ़ना है, मैं नहीं रुकूंगी, है ना। ये सोच के आप खुद को मोटिवेट, इवन मैं तो जब होती थी ना, मतलब निराश होती थी तो मैं गाने भी सुनने लगती थी। मुझे बहुत सारे गाने ऐसे थे जो मतलब मैं ना भगवान से बातें करना लगती थी। आप भी करने लगो यार कि मतलब कि ना आप यूँ समझो, मतलब बात किया करो कि यार भगवान तू कब तक मेरी परीक्षा लेगा यार, कब तक रोकेगा मेरे को, मैं लड़ूंगी, है ना, मैं बनूंगा एक दिन, है ना। और तू देख ले यार कब तक रोकेगा। मैं बात करती थी उससे जिस दिन मेरा बहुत ख़राब दिन जाता था, या फिर जिस दिन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कि किसी ने कुछ कह दिया, फैमिली में कह दिया, मम्मी ने ही बोल दिया कि वो लोग ऐसे कह रहे थे, ऐसे कह रहे थे, तो ना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती थी। तो कानों में ईयरफोन लगा के और मैं चली जाती थी नीचे गार्डन में, मतलब हॉस्टल का जो गार्डन था, और मैं गाना सुनने लगती थी। और मेरा फेवरेट गाना हुआ करता था वो बजरंगी भाईजान का गाना है ना, जानता है ना क्यों तू क्या है दिल में मेरे सुन। एक कव्वाली आती है ना उसमें, जब वो मुन्नी को छोड़ने के लिए जाता है, वो वाली कव्वाली सुनती थी। उसमें लाइन आती थी कि जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन कहे सुन रहा है मेरी धड़कने, चांद तारों से भी ये तेरी दुआ आएगी। इस तरह से उसमें लाइनें हैं।
उन लाइनों को सुन के ना मैं ऐसे खुद फील करती थी और मैं ऐसे देखती थी भगवान की तरफ कि यार तो सुन रहा है ना मेरे मन में क्या चल रहा है, तू फील कर सकता है ना मुझे। और मैं उसको ये बोलती थी कि तुझे ना दुनिया में मैं ही मिलती हूँ, ये सब परीक्षा लेने के लिए तुझे कोई और मिलता नहीं है। हालांकि सबके साथ में ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, पर मैं बातें करती थी मन ही मन में भगवान से। तो आप भी किया करो। आप कहा करो कि भगवान कितनी परीक्षा लेगा यार, मैं कर्म कर रहा हूँ, मेरे कर्मों में कहाँ कमी रह रही है, तो लेकिन तू ले ले यार परीक्षा, मैं बन के दिखाऊंगा तुझे, है ना। इस तरह से खुद को ही लाइट फील, मतलब मैं कह रही हूँ डिप्रेशन से निकालने के तरीके, क्योंकि बहुत ऐसे दिन आएंगे जिसमें आपको बहुत निराशा होगी और ऐसे लगेगा छोड़ दो यार सब कुछ, भाड़ में गई, नौकरी कर लो, शादी या फिर कर लो प्राइवेट नौकरी, या फिर जो भी है, इस तरह के विचार आएंगे। तब आप खुद को निकालो यार, चाहे किसी का वीडियो देखो मोटिवेशनल, अपने सपनों के वीडियो देखो, है ना, या फिर कोई गाना सुन लो, मेडिटेशन कर लो, कैसे भी करके खुद से बाहर निकालो और अपना रूटीन फॉलो करो, कैसे भी करके फॉलो करो। पूरी परिस्थिति आती थी तो सच में मैं तो ना लड़ने लगती थी भगवान से कि यार कब तक परीक्षा लेगा यार। और आप भी कहो कि यार मैं ना लड़ूंगा भगवान, क्योंकि मेरे सामने वो लड़ रहे हैं जो मेरे भगवान हैं। मेरे माँ बाप को मैं दिन रात तपते हुए देख रहा हूँ, उनके लिए लड़ूंगा मैं, तुझसे भी लड़ूंगा मैं, जमाने से भी लड़ूंगा मैं, हालातों से भी लड़ूंगा मैं, परिस्थितियों से भी लड़ूंगा मैं, सबसे लड़ूंगा और मैं बन के दिखाऊंगा। चाहे कितनी बाधाएं आ जाए, चाहे कितनी रुकावटें आ जाए, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं और मैं एक दिन बन के दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हमारे विरोध में कोई चीज़ आ रही है, लेकिन हम ये सोचते हैं ना कि यार मैं इतना पढ़ रही हूँ फिर भी मैं नहीं बन पा रही, इतनी सारी रुकावटें क्यों आ रही है। उस टाइम पे खुद को मोटिवेट करो, कैसे भी करके मोटिवेट करो, पर खुद को मोटिवेट करो। क्लास में थी तब से ही मैं, मतलब एक स्लैम बुक हुआ करती है ना जो अपन अपने दोस्तों से भरवाते हैं, उस स्लैम बुक के पीछे वाले पेज पे ना मैंने एक वो लाइन लिख रखी थी, पलट के देखा तो अपने पैरों के निशान नहीं थे और जो थे उनको देखकर मैं हैरान रह गई, वो थे मेरे माँ बाप के घिसी हुई चप्पलों के निशान। तो उससे हमें मतलब सोचते थे कि यार हम जब बनेंगे ना तो हमारे से ज़्यादा योगदान उनका होगा जो हमारे लिए आज तप रहे हैं, हमारे लिए ज़माने की 100 बातें चुन रहे हैं। मम्मी पता नहीं किस से हमारे लिए क्या क्या सुन के आती है अपनी बेटी बेटों के लिए, इतना बड़ा हो गया, नौकरी नहीं लग रहा, घर पे बोझ बना हुआ है, बेटी है तो इतनी बड़ी हो गई, कब तक घर में बिठा के रखोगी, शादी क्यों नहीं कर देती, अपने आप ससुराल वाले पढ़ा लेंगे। इस तरह की कई बातें सुन के आती है, कई बार तो हमें बताती भी नहीं है हमारे माँ हमारे बाप की हमारे लिए क्या क्या सुन के आते हैं, है ना। तो उनके लिए पढ़ो कि यार मेरे लिए वो तप रहे हैं, वो लग रहे हैं पागलों की तरह, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ। और मैं इन 3 महीनों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, इन 3 महीनों में भी मैं पागलों की तरह पढ़ूंगा, है ना, उनकी तरफ देख के पढ़ूँ। बहुत सारे ऐसे टाइम आएंगे जब क्विट कर देने का मन करेगा, लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि अभी भाग लो जितना भागना है और अपने सपनों के पीछे ही भाग लो ना यार। हो सकता है अपनी रेस लंबी हो गई हो सकता है अपने अपन को भागते हुए बहुत टाइम हो गया हो, लेकिन भाग लो जितना भागना है अपने सपनों के पीछे। क्योंकि अगर आज हम अपने सपनों के पीछे नहीं भागे ना तो कल हम अपनी ज़रूरतों के लिए भागते रहेंगे, एक एक चीज़ के लिए हम दूसरों की तरफ देखने के लिए मोहताज होते जाएंगे। और पता है आपको, ज़िंदगी हमें सपनों वाली अच्छी लगती है, ज़रूरतों वाली अच्छी नहीं लगती। ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि हर एक सपने को हम बिना सोचे समझे पूरा कर सके। हमारी जो ख्वाहिशें हैं, अपनी जो ख्वाहिशें हैं, माँ बाप की जो ख्वाहिशें हैं, वाइफ की जो ख्वाहिशें हैं, हस्बैंड की जो ख्वाहिशें हैं, हमारे प्रति जो उनकी आशाएं हैं, उनको हम 1 सेकंड में पूरा कर सके। इस तरह की ज़िंदगी अच्छी लगती है, इस तरह की नहीं कि हम इतने साल पढ़ के अंत में आके क्विट कर दें और थोड़े से दिनों की मेहनत के लिए फिर ज़िंदगी भर हम हालातों के पीछे भागते रहे, ज़िंदगी हम ज़रूरतों के पीछे भागते रहे। ठीक है, तो जितना लड़ सकते हो, जितना भाग सकते हो, आज भाग लो, क्योंकि ये दिन लौट के नहीं आएंगे। और संघर्ष आज कर लोगे तो ज़िंदगी आगे बहुत सुहानी होने वाली है। लास्ट में अपना वीडियो इस लाइन से ख़त्म करना चाहूँगी कि यार सबसे, दुनिया से, समाज से और सोसाइटी से, रिश्तेदारों से और भगवान से भी कह दो सबसे कि तू मुश्किल दे भगवान, मैं आसान करूँ, तू तपती रेत दे मैं गुलिस्ता करूँ, तू मुश्किल दे भगवान मैं आसान करूँ, तू तपती रेत दे मैं गुलिस्ता करूँ, तू चाहे जितने पहाड़ बना दे मैं उनमें सुरंग बनूँ, तू चाहे जितने पहाड़ बना दे मैं उनमें सुरंग बनूँ, तू लाख गिरा दे बिजली मुझ पर मैं तो सतरंग बनूँ,
तो कहते हैं ना, सोना जितना तपता है उतना ही सुनहरा बनकर निकलता है, इसलिए हमें जितना हम तपेंगे हमारी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। बस ये चीज़ याद रखो और लग जाओ, अपनी निरंतरता मत छोड़ो, अपने सपने देखना मत छोड़ो, क्योंकि आगे आज अपने सपने छोड़ दिए तो ज़िंदगी आगे बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, और आज अपने सपनों के लिए लड़ लिए, पागल हो गए तो आगे ज़िंदगी बहुत सुहानी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। अगर सपोर्ट करता है थोड़ा सा भी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित रहूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं। साथ ही अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे पर्सनल वीडियोज़ या फिर पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा टच होना चाहते हो तो वायरल राजस्थानी टीचर के नाम से ID है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।